हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के स्टैंडर्ड 12 से। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक होता है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? जस्ट एज इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े कि कोई चार्ज बॉडी है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो परपेंडिकुलरली आउट होगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह का और ऐसा फील्ड रीजन होता है, क्या बोला गया, ऐसा फील्ड रीजन जहां पर पॉजिटिव एक चार्ज है, तो ऐसा फील्ड रीजन जहां पर कोई भी अनदर चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन में भी। तो वो एरिया रीजन जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन जो होगा चार्ज के रेंज में, ठीक। सेम वहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के भी बोलते हैं कि just as electric as is a region around source charge in which its effect can be felt by another charge, there is a region around current carrying or magnetized matter in which its force of attraction or repulsion can be felt by a moving charge or magnetic material। तो अभी तक हम लोग ये जाने कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। बट अगर उसी चार्ज पार्टिकल को क्यू चार्ज को अगर आप वेलोसिटी दे दिए ना, तो अगर ये मोशन में आ गया तो हम लोग बोलते हैं इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। दैट इज यहां पर मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक मटेरियल। सो मैग्नेटिक फील्ड दो कंडीशन में, एक तो हम लोग ये जानते हैं कि नेचुरल मैग्नेट है यानी मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके सराउंडिंग में नॉर्थ पोल और साउथ पोल फॉर्म करता है, जिसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड अपना होगा, जिसमें अनदर मैग्नेट आया या मैग्नेटिक मटेरियल आया तो ये उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सिमिलर पोल है तो रिपेल करेगा और डिफरेंट पोल है तो अट्रैक्ट करेगा, यही हम लोग बोलते हैं। तो ये तो था मैग्नेटिक मटेरियल के केस में, ठीक है। या फिर आयरन से रिलेटेड कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के आते हैं तो वो उसे डायरेक्ट, अगर ऐसी का कोई एक शीट लाते हैं आयरन मेटल का तो ये उसे डायरेक्ट अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। सेम यहां पर हमारा चार्ज पार्टिकल के केस में भी होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी वायर में अगर आपने करंट आई दिया, करंट आई अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसके इनसाइड जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जानते हैं हम लोग, यानी कि चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा तो इसके सराउंडिंग में अपना एक ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सिलिंड्रिकली हम लोग अगर देखें तो इसका अपना एक रेंज होगा इस वायर के सराउंडिंग में जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। उस रेंज में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो फिर वो नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोले कि किसी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आएगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज टेस्ला, ओके। सो सम पॉइंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग बात करें, दिस एसोसिएटेड वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता है। So this associate vector field with magnetism is called magnetic field. Magnetic field is denoted by letter B, capital B से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आपका एरो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। The SI unit of magnetic field is न्यूटन एम्पियर मीटर होता है और इसे हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं, अभी मैंने जो कहा, ठीक है। Several basic properties of magnetic field is identical that of electric field. Electric field की जो प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बोलते हैं ये लूप बनाता है, सॉरी लूप नहीं बनाता, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में ये
लूप फॉर्म नहीं करता, पॉजिटिव से आउट होगा, नेगेटिव में इन करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ टू साउथ पोल अगर हम लोग लें तो इसमें नॉर्थ टू साउथ, इसमें पॉजिटिव से आउट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेगेटिव में इन करता है। इसमें नॉर्थ पोल से आउट होगा और साउथ पोल में इन करेगा। और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल भी मूव करता है। सो बोला गया कि ये कंप्लीट लूप फॉर्म कर जाता है। ओके, तो इस तरह के बहुत कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर भी है और कुछ डिफरेंट भी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय अ डेनिश साइंटिस्ट हैज क्रिस्टियन ऑस्टेड इन 1820। ये एक्सपेरिमेंट जो हम लोग फेमस है, काफी ज्यादा फेमस है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में, जिसमें बोला गया कि उन्होंने एक वायर लिया और उसको जब इलेक्ट्रिक करंट पास किए और इसके नियर हम लोग एक, तो इसमें करंट आई तो पास करेगा और इसके नियर अगर हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आए जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कंपास में डिफ्लेक्शन शो होने लगता है। डिफ्लेक्शन शो होने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज में मूवमेंट होगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स तो जरूर लग रहा होगा। अब फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट भी आता है कि उसके अकॉर्डिंग भी फोर्स लग रहा होगा। तो हम लोग बोले कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस चलते इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स है इस कंडक्टर का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स भी तो लगाया जा सकता है। तो बोला गया कि जो कंडक्टर के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों इक्वल अमाउंट में है, क्योंकि इनिशियली तो ये कोई चार्ज नहीं है। हम लोग एक वायर लाए जो अनचार्ज है, उसमें हम लोग कनेक्ट किए बैटरी से, तो उसमें करंट फ्लो होने लगा, चार्ज उसका फ्लो हो रहा है, बट टोटल चार्ज उसका यूनिफॉर्म है, मींस कांस्टेंट, न्यूट्रल ही है। तो इलेक्ट्रिकली वायर तो न्यूट्रल है, बट तो फिर अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसके पास, चार्ज इसके अंदर रन कर रहा है बट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो नहीं है। ठीक, तो फिर कौन सा इफेक्ट पड़ रहा था, फिर बोला गया कि मैग्नेट मूव कर रहा है, तो मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल ही डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज बी। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को फिर उसने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट को फिर चेंज किया। डायरेक्शन ऑफ करंट को जब चेंज किया गया तो देखा गया कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होने लगा। अगर पहले क्लॉकवाइज था तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होने लगा, जिससे ये श्योर किया गया कि हाँ, किसी भी वायर में या करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म करेगा। ओके, नाउ व्हाइल डूइंग एन डेमोन्स्ट्रेशन ही सॉ कंपास नीडल सॉ अ डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट क्लोज टू द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यही चीज। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अगर वो फोर्स लग रहा होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आ गया विथ सम वेलोसिटी, तो क्या होगा, उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ऑब्वियसली फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा तो उसके सराउंडिंग में बोला गया मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ऑलरेडी आप इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ओके, चार्ज क्यू है। अब क्रॉस के मतलब देखो, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पेपर के अकॉर्डिंग। बोला गया है कि इस बोर्ड को अगर हम लोग पेपर मानते हैं तो पेपर के इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है पेपर पे, बोर्ड के, और आउटवर्ड के लिए हम लोग इस तरह डॉट रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस फॉर इनवर्ड और डॉट फॉर आउटवर्ड के लिए, पेपर से बोर्ड से आउट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली आउट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो फिलहाल मैंने लिया है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। सो जब बोला गया कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड
और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो जो फोर्स होता है वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। और जब फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है तो बोला गया कि जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। ठीक, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, बट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के साथ साथ उसकी अपनी वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी है तो हम लोग अगर देखें, मान लीजिए एक्स एक्सेस, ये जेड एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में राउंड तो लगाएगा, बट क्या होगा, लिटिल बिट आगे मूव कर जाएगा, फिर आगे फर्दर कंटिन्यूअस राउंड लगाते जाएगा। तो बोला गया कि ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, विथ सेम रेडियस। सो चार्ज पार्टिकल आपका मूव करते हुए हेलिकल पाथ में मूव करेगा, जिसमें क्या बोला गया कि इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, और ये हमारा y एक्सेस हो गया, और v की जो डायरेक्शन होगी, अगर आप यहाँ पे v का डायरेक्शन लेते हो कि वेलोसिटी किधर है, तो हम लोग बोले मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग ये z एक्सिस में अगर रखते हैं, एक्स वाई जेड में, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया आपका इधर वेलोसिटी का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर ऑन मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। रिंग है तो उस पर टेंजेंट ले लेते हैं, मींस लूप फॉर्म कर रहा है तो टेंजेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी का। जिसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी को कंपोनेंट को अगर ब्रेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि v अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आपका पैरेलल हो जाता है, दैट इज v cos थीटा। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं लेंगे, इसमें एंगल हम लोग 90 डिग्री नहीं लेकर के थीटा डिग्री एंगल होगा, सॉरी, ये थीटा डिग्री एंगल होगा, ठीक है। देखो बोला क्या जाता है कि इफ अ चार्ज q moves in a magnetic field with velocity v, it experience a force given by F equals to q v cross v। v और b के बीच में आप देखोगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, मींस दोनों के बीच में एंगल भी एक फैक्टर बनता है, ठीक है। सो v और b के बीच में एंगल थीटा है, पैरेलल में हो गया v cos थीटा, और इधर हो गया परपेंडिकुलरली अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v sin थीटा, ठीक है। तो बोला गया कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सेंटर, दैट इज F इक्वल्स टू क्यू वी बी। फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज इंटू v क्रॉस b, और फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स की डायरेक्शन दोनों पे आउट होगी, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और जेड एक्सिस में आपका मान लीजिए वेलोसिटी है, तो दोनों पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा। मींस फील्ड और वेलोसिटी के जो प्लेन होगा दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट बोला गया है कि जब दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के एंगल में है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन ए और बी, ए एंड बी बोथ, तो उसके लॉ से फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं फोर्स जो होगा हमारा वो F इक्वल टू क्यू वी बी, और क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू जो यहाँ पे आपका दिया हुआ क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो वी क्रॉस बी इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ओके, अब इस फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि ये जो सर्कल फॉर्म कर रहा है, इस सर्कल का अपना एक रेडियस भी होगा।
तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा तो उसमें क्या होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो mv² होता है। तो आउटसाइड अगर मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा mv²/r, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो रेडियली एक फोर्स लगेगा और आउटसाइड में आपका मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स लग रहा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करते हैं मैग्नेटिक फोर्स और, तो QVV अगर एंगल 90 डिग्री है, V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गया mv²/r। सो v² से ये v तो कट गया, r इज इक्वल टू बच गया हमारा mv/qb। ठीक है, और v जो होगा, v की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, टेंजेंट ले लेंगे हम लोग, ठीक है, सर्कुलर लूप पे। तो ये हो गया हमारा इसका रेडियस। और अगर हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड निकालते हैं ऑसिलेशन का, मीन्स जो ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो 1 साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो टोटल डिस्टेंस पेरीमीटर हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे दैट इज 2πr बाई वेलोसिटी v। और r जो है यहाँ पर mv/qb है, तो अगर आप पुट करते हो r इज इक्वल टू mv/qb, और y में आपका v हो गया, तो फिर से आप देखोगे कि v वेलोसिटी वेलोसिटी यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा टाइम पीरियड क्या आ गया, दैट इज 2πm/qb। ठीक है, तो ये हुआ टाइम पीरियड। अब कोई अगर आपसे पूछे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमारा क्या आया है यहाँ रिलेशन, टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग देखें तो 2πm/qb आया है, तो उसका रेसिप्रोकल हमें कर देना है, qb/2πm। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ओके, अब क्या है कि ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है, बोला गया कि ये हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा इस तरह से। ठीक है, ये सर्कल ना होकर, सर्कल होकर के साथ में हेलिकल भी जाएगा। सो अगर कोई चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है, हेलिकल पाथ में हम लोग बोलते हैं ये डिस्टेंस भी चलता है। तो अगर ये डिस्टेंस d ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच, क्या बोलेंगे इसको, पिच। तो इस पिच की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस तो वेलोसिटी इनटू टाइम। सो जब ये किसी एक पोजीशन से 1 राउंड कंप्लीट किया तो टोटल टाइम t लगा। और वेलोसिटी अगर हम लोग लेते हैं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इज पैरेलल, पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल विथ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले लेंगे, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड था। तो हम लोग अगर डिस्टेंस की बात करें तो d इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड पैरेलल डायरेक्शन वाला इनटू टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। सो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड क्या आया है, 2πm/qb। ओके, अब v पैरेलल हो गया आपका v cos थीटा। ठीक है, तो v पैरेलल की जगह पे आप v cos थीटा पुट कर दोगे, थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था b के अलॉन्ग में,
सो ये था हमारा जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, नेक्स्ट है कंक्लूजन में कुछ बात करें कि इसमें कुछ कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगे तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है। So the direction of magnetic force is always at right angle to the plane formed by velocity vector v and magnetic field b, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। Force change its direction if nature of charge is changed. नेचर ऑफ चार्ज, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज रखा तो जो सर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा तो अब एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, डायरेक्शन जो होगा मोशन का वो चेंज होगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। Force F is maximum when theta is equals to 90 degree and 0 is velocity of particle moving parallel or anti-parallel to magnetic field. Obviously force क्या बोला गया है, force बोला गया है Q into V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है V और B का, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तभी वी बी साइन थीटा होता है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यू वी बी जो आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि v इज परपेंडिकुलर ऑन b, यही बोला जा रहा। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, वी बी क्रॉस बी को हम लोग बोल सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। सो थीटा 90 डिग्री तो क्यू वी बी, और पैरेलल हो गया मींस v इज पैरेलल टू b, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री 0 होता है तो इस केस में फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, सिंस F is perpendicular with the work done by magnetic force is 0, वर्क डन 0 होगा। जब फोर्स हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हो गया हमारा दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट होता है। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमारा वर्क डन भी 0 हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोला गया यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है, सिंस F is perpendicular to be the work done by the magnetic force is 0, मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो 0 होगा इन एवरी पार्ट ऑफ द मोशन, मींस वो सर्कुलर पाथ पे है तो यहाँ पर वर्क डन 0 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो स्पीड होगी वो सेम एज इट इज रह जाएगी, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। So this implies that magnetic force cannot increase or decrease the speed of charged particle and has deflection effects only, means उसके डायरेक्शन में चेंजेस होगा। पहले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फिर वो चेंज हुआ, टेंजेंशियल चेंज हो रहा था जिस वजह से ये सर्कुलर मोशन में आ गया। ओके, तो वही बोला जा रहा है कि ये रोटेट तो होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, बट इसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव करेगा। एज पावर P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, मींस फोर्स और वेलोसिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है आपका पावर। सो परपेंडिकुलर होगा, हम लोग तो जान रहे हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, देयरफॉर पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0, तब फिर पावर भी 0 हो जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, जिसमें बोला गया कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी देते हो और मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मैग्नेटिक फील्ड आपका हम लोग इस तरह से एक्सिस में लेते हैं, ओके, इनवर्ड है मान, एक सेकेंड फिर से हम
लो, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ओके। अब कोई चार्ज पार्टिकल अगर इसमें फ्लो कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v, तो राइट हैंड थंब रूल फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? सो आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपना हैंड रखोगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हैंड को रखना है, और जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में आप अपना फिंगर्स को फोल्ड करो, ठीक है। सो ये जिस डायरेक्शन में गया और थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इस केस में हमारा फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा, ठीक है। क्या करना है हमें वेलोसिटी के डायरेक्शन में हैंड रखते हैं, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हम लोग फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, और हमारा थंब का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ओके। चलिए, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फोर्स और करंट कैरिंग वायर। अभी हम लोग देखें कि किसी वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, ओके। जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा, अब करंट आई फ्लो कर रहा होगा तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो भी फ्लो कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी ड्रिफ्ट होते हुए जाती है। सारे इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाते हैं? ड्रिफ्ट होते हुए, तो हम लोग बोलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसमें अगर हम लोग किसी पॉइंट पे या फिर हम लोग बोले इसमें फोर्स कितना होगा, इसमें स्मॉल एलिमेंट डीएल लेते हैं, डीएल के थ्रू, और इसमें जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग तो पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड में जब जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसमें क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन, इधर मान लीजिए फील्ड, ठीक। सो उस केस में हमारा वेलोसिटी जो होगा 90 डिग्री हम लोग ले लेते हैं एंगल, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी। अगर 90 डिग्री ना हो तो भी हम लोग इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो क्यू डेड वेलोसिटी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इस केस में फोर्स यही हो जाएगा। और अगर हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये जो हमारा चार्ज क्यू है ये हो जाएगा हमारा ई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इनटू वी डी। और अगर हम लोग देखें कि चार्ज इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज वो वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो टोटल यहाँ पर हम लोग चार्ज अगर लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग देखें तो क्रॉस सेक्शन एरिया a है और लेंथ यहाँ पर हमारा l हो जाता है। फिलहाल हम लोग लेंथ कितना लिए हैं? फिलहाल लेंथ हम लोग लिए dl, तो हम लोग बोलेंगे dl वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। सो बेस एरिया हो गया a और लेंथ हो गया अभी फिलहाल के लिए dl लेंथ है, सो dl इंटू a, ओके। सो फोर्स फॉर dl लेंथ, dl लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? df इज इक्वल टू n dl a इंटू e v d क्रॉस b, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि जब करंट आई पास कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होता है? आई इज इक्वल टू ए एन ई वी टी,
ठीक है, ए एन ई वी डी। तो यहाँ पर देखो ए है, एन है, ई है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये आई हो गया, डीएल भी एक वेक्टर आपका है यहाँ पर। सभी डीएल हमारा चला जाएगा बी के साथ, आई डीएल क्रॉस बी हो जाएगा स्मॉल फोर्स के लिए। ओके, और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वायर के लिए अगर हम लोग लें तो फॉर कंप्लीट लेंथ ऑफ वायर अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा जो फोर्स होगा वो आई इंटू एल क्रॉस बी, क्योंकि डीएल लेंथ को कंप्लीट वायर का लेंथ के लिए हमारा कंप्लीट लेंथ ऑफ वायर, कंप्लीट लेंथ एल ऑफ वायर, देन फोर्स इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, जो हमारा यहाँ रिलेशन होता है एफ इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। और क्रॉस बी को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, और इसे अरेंज करके आप बिल साइन थीटा करके आप याद कर सकते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं बी आई एल साइन थीटा। भी अगर आप लिखते हो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो बोल सकते हैं कि इट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अगर किसी ने पूछा आई प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस में रखते हैं तो इसमें जो फोर्स होगा आपका वो बिल साइन थीटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सर्कुलर पाथ से रिवॉल्व करेगा, जिसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी अगर हम लोग टेंजेंशियल लेते हैं, ऑब्वियसली टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होता नहीं। ठीक है, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर उस कंप्लीट लूप में 0 हो जाता है। रेडियस आर ले लेते हैं, सो एफ, इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि हमारा फील्ड जो है वो हम लोग इनवर्ड ले रहे हैं, फील्ड इनवर्ड ले रहे हैं। सो इनवर्ड के केस में हमारा बी और V दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू वी बी। ठीक है, और जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे है तो उसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, दैट इज एम बी स्क्वायर बाई आर। अभी हम लोग जाने की डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का, तो क्या बोले थे हम, जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आप हैंड को रख करके जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पर फोर्स आ गया। अब उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर लगेगा। ठीक है, और ये फोर्स होता है क्यू वी बी। अगर कंबाइन करते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। सो वेलोसिटी और ये स्क्वायर से एक वेलोसिटी तो कैंसिल आउट हो गया, सो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी आ जाता है, जो हम लोग किए लास्ट, इससे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करता है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो ये सारे कंडीशंस हैं। ओके, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब एक साथ होगा तब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तब क्या हम लोग बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो
when a charge is moving in a region where both electric and magnetic field exist, then electric and magnetic force are acting on it. तब क्या होगा, उसमें दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लॉरेंज फोर्स. ठीक है, लॉरेंज फोर्स से भी हम लोग इसको जानते हैं. ठीक है, क्या होगा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया आपका F इक्वल्स टू क्यू, हाँ, चार्ज इनटू फील्ड, F इक्वल्स टू क्यू इलेक्ट्रिक फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स के लिए बोला गया, सो ये होता है क्यू वी क्रॉस बी. अब दो फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, तो रिजल्टेंट में हम लोग दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे. सो जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर से हो जाएगा. ठीक है, एफ ई हो गया आपका क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. जहां पर हम लोग क्यू को कॉमन ले लें, सो इट इज ई प्लस वी क्रॉस बी. ठीक है, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एफ इक्वल टू क्यू प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू कॉमन लेने से वी क्रॉस बी प्लस ई. ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो ये था आपका मोशन चार्ज इन कंबाइन, दोनों में अब जो मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में. और इस फोर्स का एक नाम भी दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स. ओके, now Biot-Savart's law, one of the most important topic of this chapter. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोट-सावर्ट्स लॉ. जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के केस में बायोट-सावर्ट्स लॉ होता है. ठीक, क्या बोला गया बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, द बायोट-सावर्ट्स लॉ डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट dl. एक हम लोग करंट कैरिंग एलिमेंट लिए I, करंट फ्लो कर रहा है इस वायर ऑफ लेंथ L, और इसमें एक स्मॉल सेक्शन dl भी ले लेते हैं जिसमें करंट I पास कर रहा होगा. तो इस करंट I के अकॉर्डिंग जो स्मॉल एलिमेंट dl के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डेवलप करेगा, वो बोला जा रहा है कि dV एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट. जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एलिमेंट dl का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I का. एंड द साइन ऑफ एंगल थीटा मीन्स, यहां पर हम लोग dB is directly proportional to I and dB means magnetic field is directly proportional to sin theta भी बोला जा रहा है. and between direction of current and the vector, sin of angle theta between direction of current and the vector means जो हम जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका एलिमेंट से एक डिस्टेंस लेंगे r डिस्टेंस है. तो ये dl की डायरेक्शन किधर होगी, dl लेंथ है, हमेशा याद रखोगे dl लेंथ है, तो वायर की जो डायरेक्शन है अगर स्ट्रेट है तो उसी डायरेक्शन में हम लोग dl को लेंगे. ठीक है, और अगर ये एक लूप फॉर्म कर रहा तो उस केस में dl की डायरेक्शन जो होगी वो टेंजेंशियल होगी. ठीक है, कर्व है तो स्ट्रेट है तब तो हम लोग स्ट्रेट ही dl की डायरेक्शन लेंगे. तो फिलहाल यहाँ पर dl का डायरेक्शन हो गया, dl का डायरेक्शन की बात करें तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ dl. ठीक है, और r हो गया इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के थे इस p पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r, सॉरी r एंड द वेक्टर.
field dv is inversely proportional to the square of the distance r। और एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r। तो ये सब जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक रिलेशन फॉर्म करता है जिसमें हम लोग बोले कि जो हमारा dv है dv इज इक्वल टू, सॉरी पहले प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग ले लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी i dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, dl भी हमारा ये वेक्टर फॉर्म में। अभी नहीं, ओके प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आएगा, तब हम लोग बोले कि जो dv है हमारा वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो यहाँ पर देखो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखा गया है, यूज किया जा रहा है, दैट इज 1/4 पाई म्यू नॉट c स्क्वायर। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और एक रिलेशन होता है हमारा मैग्नेटिक, ये म्यू नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये परमिटिविटी है, ओके और ये परमिएबिलिटी होता है, म्यू नॉट को हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन है 1/एप्सिलॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट। ओके, एयर मीडियम के लिए बात हो रही, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, बाई में बच जाता है 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल एलिमेंट है, उसके लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और इसको अगर हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, देखो कैसे, हम लोग बोले कि हमारा जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसको r यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो r यूनिट वेक्टर क्या होता है, r यूनिट वेक्टर बोला गया है कि ये r वेक्टर बाई r हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में ये dl भी है। तो हम लोग अगर इसे रखते हैं सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl r साइन थीटा बाई आर क्यूब, और वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, तो इसीलिए बोला गया dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। ये हुआ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो रिलेशन हमारा है मैग्नेटिक फील्ड का dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर क्यूब, और ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है यहाँ पर हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू अगर हम लोग देखें म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 होता है। ठीक है, यूनिट की बात करें ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का, तो ये हो गया टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। पर एम्पेयर मीटर। ठीक है, ओके नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अगर हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ में हम लोग एप्लीकेशन में देखें तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लूप है, आपका सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट पास कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट
कंडक्टर कैरिंग करंट, देखो एक कंडक्टर कैरिंग करंट वायर हम लोग लिए जिसमें करंट आई पास कर रहा होगा, ठीक है। और एक पॉइंट P है जिस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इज D मान लेते हैं, ओके। और एक इस टोटल कंप्लीट वायर का लेंथ L है, तो इसका स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं DL, ठीक है। DL की पोजीशन कहाँ है, तो यहाँ पर अगर हम लोग O ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, A तक, ओके। तो ये एंगल फॉर्म किया इसके साथ थीटा, और ये स्मॉल एलिमेंट के साथ यहाँ पर ये भी एंगल फॉर्म करेगा जिसको हम लोग स्मॉल एंगल डी थीटा बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, डी थीटा, ओके। अब देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोला गया, जो हमारा स्मॉल एलिमेंट डीबी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं, यही बोला गया है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसमें आर और एल के बीच का एंगल को हम लोग को देखना है, तो हम लोग देखो यहाँ पर आप देखोगे ये राइट एंगल है 90 डिग्री, और ये डी थीटा स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल को नेग्लेक्ट करें तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है कंप्लीट, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अदर इंटीरियर एंगल, दैट इज 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। सो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा नहीं होगा यहाँ पे, थीटा की जगह 90 प्लस थीटा हो जाएगा बाई आर क्यूब। सो dB is equals to म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग cos थीटा बोलेंगे बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए था जहां पर लेंथ dl है, आइडियल क्रॉस आर, ठीक। आर की वैल्यू डीएल लेंथ पे अगर हम लोग देखें, सो अगर आप देखोगे P बाय L परपेंडिकुलर है, इधर ले लेते हैं, देखो P पॉइंट में, ठीक। ये स्मॉल लेंथ dl था जिससे ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, ये L है, ये D है, ये R हो गया डिस्टेंस हमारा। सो इस ट्रायंगल में हम लोग देखें O A और P, सो इन ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP, इसके अकॉर्डिंग L इज इक्वल टू D tan थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan थीटा। डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dl बन जाएगा, d कांस्टेंट है, d क्या है, d यहां से यहां तक कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई में tan थीटा, और ये थीटा जो है वो वेरी कर रहा है, सो हम लोग लेंथ को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो dl बाई d थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, सो dl इज इक्वल टू d सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ओके। और सेक थीटा अगर अप्लाई करते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज d बाई r, सो r सेक थीटा उल्टा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा r बाई डी, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है, कॉस थीटा के अपोजिट। सो r इज इक्वल टू d सेक थीटा
और अगर हम लोग इस पार्ट को अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप, जो भी वैल्यू आया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, डी एल की वैल्यू क्या थी, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा था, बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, डी सेक थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डी से एक डी भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, डी से ये स्क्वायर से एक डी कैंसिल हो गया, तो बाई डी इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये तो स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए था, डी थीटा डिग्री एंगल के लिए। ठीक है, अगर कंप्लीट वायर के एक और रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, कंप्लीट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो हम लोग कंप्लीट वायर से इसका एंगल कितना फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बॉटम ले लेते हैं और ये टॉप ले लेते हैं यहाँ पर, तो हम लोग बोले अगर कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्फा वन एंड, और अनदर एंड का एंगल हम लोग यहाँ पर बीटा ले लेते हैं। ठीक है, सो एक हो गया आपका अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। तो यहां पर अप्लाई किया जाए। ठीक है, ये तो वैल्यू था उनका, सो वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, तो एंगल तो हम लोग लिए थे, फिर से यहां मैं ले ले रहा हूं अल्फा, और ये एंड का हो गया एंगल बीटा। सो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये माइनस बीटा, क्यों, क्योंकि एंगल इधर आपका जिस डायरेक्शन में ले रहे हो उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को बीटा लेना पड़ रहा है, इसीलिए ये माइनस बीटा हो जाएगा और ये एंगल हो गया अल्फा। सो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो हो जाता है आपका साइन थीटा। सो साइन अपर लिमिट अल्फा माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस बीटा, माइनस साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए। सो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर के लिए एट पॉइंट पी, बोला गया है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, डी हो गया डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हमेशा वायर से उस पॉइंट का, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा और बीटा एंड पॉइंट के साथ एंगल है। ओके, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि जो हमारा अल्फा है वो तो 90 डिग्री हो गया, और डाउन में अगर हम लोग जाते हैं तो ये डाउन में भी पैरेलल हो जाएगा, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो बीटा भी हमारा 90 डिग्री और अल्फा भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के केस में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन 91 साइन 91, तो 2 हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। ओके, इनफाइनाइट के केस में, जब दोनों इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट वायर के केस में हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट बाई
2 pi I by d. Okay, for a semi-infinite conductor, if point x lies near its end, means एक ऐसा वायर हम लोग ले रहे हैं जिसके एक पार्ट तो इंफिनिटी हो जाएगा और एक हमारा एंड है जिसके अकॉर्डिंग p है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अल्फा जो है वो तो 90 डिग्री बनेगा, अल्फा हमारा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा जो है वो तो नीचे गया ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे ये 0 डिग्री है। सो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा अल्फा 90 डिग्री साइन 91 हो जाएगा और साइन बीटा 0 है, यहाँ पर बीटा तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी ही रह जाएगा। ठीक है, फॉर वन एंड साइन अल्फा साइन 91 और साइन बीटा 0। तो हम लोग बोलेंगे कि इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी हो जाएगा। डी हो गया डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड बोला गया यहाँ पर फॉर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इफ पॉइंट एक्स lies near the center of the conductor for a conductor of length L। अब एक एग्जैक्ट लेंथ ले लेते हैं, कोई L लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, ए बी इन पॉइंट, जिसके मिड पॉइंट सेंटर से एक P पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस D है उस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस केस में हमारा अल्फा, अब ये तो मिड पॉइंट है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म करेगा, ट्रायंगल ए बी पी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। यहाँ पर एंगल अल्फा और यहाँ पर एंगल बीटा। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, क्योंकि पी से ये और डिस्टेंस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाता है, तो एंगल बाइसेक्ट कर गया। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। अब यहाँ पर साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू सेम होगा, इसीलिए यहाँ पर साइन अल्फा और साइन बीटा इक्वल किया गया है। अब जब इक्वल होगा तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो ये लेंथ हो गया हमारा l/2, ये भी लेंथ है l/2, इसको हटा दीजिए। ओके, सो l/2 और डिस्टेंस d है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो l/2 और हाइपोटेनस यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर डिस्टेंस और l/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ l/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सो हमें कुछ नहीं करना है, साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों इक्वल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो l/2 में आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया IL बाई डी इंटू रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस l/2 2 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड फॉर फाइनाइट वायर के लिए। ओके, फॉर अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन अलोंग द वायर करंट एलिमेंट DL एंड R आर पैरेलल। अब आप बोलोगे कि सर जो वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें कहीं P पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप सेंटर से कुछ भी डिस्टेंस ले लो, बट जो DL की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ DL, मैंने क्या बोला था, DL का डायरेक्शन वायर के डायरेक्शन पे लेते हैं, जिस तरह आपका कंडक्टर का शेप पे डिपेंड कर जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आप फाइंड करना चाहते हो, डिस्टेंस जो है R वो भी इसी बीच में है, और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या बोला गया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL क्रॉस R, यही ना, बाई आर क्यूब। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें डीएल साइन थीटा होता है और थीटा यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस पॉइंट पर हमारा 0 हो जाता है। तो बोला गया फॉर अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन अलोंग द वायर करंट एलिमेंट DL एंड R आर पैरेलल, so magnetic field induction is 0 at that point। okay, ये कुछ कंडीशंस है। now direction of magnetic due to straight current carrying conductor, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे,
So the direction of magnetic field at point P due to straight wire can be found by slight variation in the right hand thumb rule. एक वायर है और उसमें करंट आई जा रहा है, तो स्लाइट वेरिएशन ऑफ द, तो हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि इफ वी स्ट्रेच द थंब ऑफ द राइट हैंड अलोंग द करंट, करंट के डायरेक्शन में अगर आप अपना थंब रखते हो, एंड कर्ल आवर फिंगर ऑफ पास थ्रू द पॉइंट P, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर एट पॉइंट P gives the direction of magnetic field। सपोज किसी P पॉइंट पर आप ले रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन और कर्ल, फिर वही बात आ जाती है फिंगर को फोल्ड करने का, ठीक है। तो थंब आपका करंट के डायरेक्शन में होगा और ये आप फोल्ड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, याद रखोगे, ठीक है। अब वो P पॉइंट कहीं भी हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, अब डायरेक्शन क्या है, तो इसमें टेंजेंट हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो थंब का डायरेक्शन करंट की तरफ होना चाहिए और फिंगर आपका फोल्ड होगा जो, उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ओके। और करंट का डायरेक्शन अभी अपवर्ड है, डाउनवर्ड होगा तो फिर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का भी, ठीक है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंडक्टर के लिए हम लोग डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप जब फॉर्म कर रहा होगा, कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, ओके। अब सेंटर से इसका रेडियस हो गया a, और एक्सिस पे हम लोग किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंट dl अगर लेते हैं, तो इस स्मॉल एलिमेंट से डिस्टेंस हो गया r, और सेंटर से इसका डिस्टेंस x है, तो इधर आपका db स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहा है फाई r dl के साथ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर dl का डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा, तो dl के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोला गया कि टेंजेंट यहाँ पर, सॉरी सर्कल जो है यहाँ लूप है, तो उसमें टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही dl की डायरेक्शन होगी। सो टेंजेंट आपका उस डायरेक्शन में है, टेंजेंट आपका परपेंडिकुलरली आउट होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपका dl है जो कि राइट एंगल फॉर्म करेगा r के साथ, ठीक है। और इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ये स्मॉल एलिमेंट dl का, जस्ट इसके अपोजिट एक और एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो इसके थ्रू भी आपका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा dv, ठीक है। तो एक्सिस के अलॉन्ग में क्या हुआ, सो dv cos फाई हम लोग बोलते हैं, सॉरी dv sin फाई हो जाएगा, ओके। तो कंपोनेंट कंपोनेंट अगर ब्रेक करते हैं db का, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका, ये एंगल फाई फॉर्म किया तो db sin फाई, और इधर हो गया db cos फाई। सेम यहाँ पर भी होगा, एक और db sin फाई यहाँ पार्ट में आ गया, और इधर हो गया आपका db cos फाई। सो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस तो कैंसिल आउट होकर के कैंसिल हो जाता है, बट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, अच्छा आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आर की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर, आर हो गया हाइपोटेनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और फाई यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, साइन फाई की वैल्यू हो गई
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो ए बाय हाइपोटेनस आर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस में हो गया ये डी बी साइन फाई, ठीक है। अब डबल नहीं लेना है हमें, ठीक है, एक ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट रिंग को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें ये अपोजिट पार्ट भी कंसीडर हो जाता है, इसीलिए हमें एक ही लेना है, ठीक है। डीबी साइन फाइव को हम लोग इंटीग्रेट करके टोटल रिंग का कैलकुलेट कर लेंगे। अब डी बी, अब बायोट-सिवर्ट्स लॉ क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू बायोट-सिवर्ट्स लॉ बोला गया है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ठीक है। और डीएल और आर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ओके, सो डीबी के प्लेस पर हम लोग यहां पर पुट कर देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, आई हो गया करंट जो इस लूप में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप, ओके। करंट इस डायरेक्शन में नहीं लेकर के हम लोग इस डायरेक्शन में लेंगे, अपोजिट लेंगे, इधर लेंगे, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन टेंजेंट इस डायरेक्शन में, तो करंट हम लोग इस डायरेक्शन में रहे, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो आई बाई आर, आर क्यूब की जगह आर स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं, और डीएल साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा होगा इसको, और थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री इनटू साइन फाइव, आई बाई आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, साइन फाइव की वैल्यू कितनी है? साइन फाइव की वैल्यू है ए बाई आर, ठीक है, इनटू साइन 90, सो यहां पर हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ओ डीएल तो यहां पर रहेगा ना, along x म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएल, ठीक है। अब ये स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किए, तो अब टोटल कंप्लीट लूप के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, so integration of dbx along x-axis is equals to mu naught by 4 pi I a by root under x square plus a square dl को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब dl हो गया स्मॉल लेंथ का टोटल, तो कंप्लीट लूप है तो इसका टोटल लेंथ क्या हो गया? टोटल लेंथ हो गया 2 पाई a, रेडियस तो a लिए हैं कंप्लीट रिंग का, सो ये हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आर क्यूब है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2 हो जाएगा। यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो ये होल क्यूब है, ठीक, तो होल क्यूब है तो रूट का 1/2 हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पावर 3/2 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2 इंटू, अब डीएल का इंटीग्रेशन आ गया 2 पाई ए, तो 2 पाई से ये तो कैंसिल हो सकता है आपका 4 पाई 2 टाइम्स में। चलो कैंसिल नहीं भी करते हैं तो हम लोग इसको इस पैटर्न में रखेंगे, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। आई ए स्क्वायर इन आई ए इंटू 2 पाई ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड along x axis, means axis of the circular loop। ओके, अब इसमें भी कुछ अलग अलग केसेस होंगे, मींस एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, अगर आप कॉइल का एक्सिस से आप गए थे x डिस्टेंस पर p पॉइंट, अब ये p पॉइंट जो है वो मूव करके यहाँ आ गया तो x तो 0 हो गया। तो ये जो हमारा रिलेशन आया है यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए 2 पाई ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a क्यूब हो जाता है। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए इंटू 2 पाई ए बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो ए स्क्वायर होल 3/2 ए क्यूब हो जाएगा, जिसमें ए कैंसिल, ए क्यूब से सिंगल ए फॉर्म बच जाएगा हमारा, और 2 पाई आई बाई ए हो जाएगा। म्यू नॉट बाई 2 पाई भी अगर कैंसिल करें तो 2 बच जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि म्यू नॉट आई बाई 2 ए इज द रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, ये हो गया उस केस में, कब? एट सेंटर, एट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्या बोला गया है? अच्छा, n नंबर ऑफ टर्न्स जब होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, देखो रिलेशन क्या आया, हम लोग अभी क्या निकाले, म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पर यूज कर रहा है, हम लोग 2 पाई कैंसिल कर दिए थे, सो आई बाई ए तो आया इंटू 2 पाई आया। अब n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देना है जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा। ओके, सो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम लोग कुछ नहीं करना, बस नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ डिस्टेंस x ऑफ पॉइंट P, सेकंड यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ डिस्टेंस x ऑफ पॉइंट P इज वेरी लार्ज देन रेडियस ऑफ लूप दैट इज x इज फार ग्रेटर देन a, देन वी कैन नेग्लेक्ट a स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर हमारा x काफी ज्यादा है a पॉइंट से, रेडियस से, तो हमें a स्क्वायर को स्मॉल पार्ट का स्क्वायर भी और स्मॉल हो जाएगा, तो हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सो इसी इक्वेशन में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये तो आपका ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या बच गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 पाई n। ठीक है, ओके, तो ये था आपका सर्कुलर लूप के केस में मैथ्स लॉ के एप्लीकेशन। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में, किसी लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो हम लोग डिस्कस किए थे।
क्या बोला गया इसमें, इफ द फिंगर आर कर्ल्ड अलोंग द करंट द स्ट्रेच्ड थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, अगर ये आपका जिस डायरेक्शन में करंट है, मींस सपोज इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा इन क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज में अगर हम लोग देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना फिंगर को टर्न करते हैं तो थंब का डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इनवर्ड हो जाएगा। ओके, वही आपका एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, डॉट और एक के लिए क्रॉसवर्ड यूज करते हैं। ओके, तो इस फॉर्म में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं लूप के लिए। तो हमेशा याद रखना, इसका एक और क्लॉक रूल भी होता है जिसमें बोला गया कि करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है तो वहां साउथ पोल होगा, साउथ पोल की तरफ फॉर्म करेगा, मीन्स वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इन कर रहा होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नॉर्थ पोल की तरफ फॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रहा होगा। ओके, so magnetic field at the center of current carrying circular loop। देखो, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालते तो अगर कोई लूप है, स्मॉल एलिमेंट डीएल है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टेंजेंट, और रेडियस आर, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, सो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सो साइन थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और डीएल हमारा टोटल कंप्लीट लेंथ लेते हैं तो 2 पाई आर इंटीग्रेट करके हो जाएगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है तो 1 हो गया, और बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस हो गया डीएल से उस सेंटर का, और डीएल इंटीग्रेट करते हैं तो ये 2 पाई आर हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट पेरीमीटर होगा वायर का लेंथ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 पाई से अगर हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं म्यू नॉट बाई 2 टाइम्स में, आर से एक और आर आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है, ये 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में कट गया, तो हम लोग बोलेंगे इट इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप के केस में। ठीक है, और डायरेक्शन अगर देखोगे तो आर और एल दोनों पे परपेंडिकुलरली या तो आउट हो रहा होगा या तो इन हो रहा होगा, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और डीएल की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन की तरफ से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एम्पियर्स लॉ, देखो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़े कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग कैलकुलेट किए बायोट-सावर्ट्स लॉ से, फिर हम लोग कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर आ जाता है, जैसे उसमें गॉस लॉ है, क्या बोला गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, नेट चार्ज के इक्वल होता है, यही बोला गया था। ई डॉट डी ए, है ना। सेम हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म में हमारा वर्क करता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर कोई वायर
किसी वायर में करंट आई पास कर रहा होगा तो उसके सराउंडिंग में उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा, कंसेंट्रिक सर्कल वाला। ठीक है, तो बोला गया है कि इस वायर की जो टोटल लेंथ है, वायर की जो टोटल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल, टोटल लेंथ हम लोग स्मॉल लेंथ के अकॉर्डिंग dl लेते हैं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज लूप। तो क्लोज लूप कौन सा लेंगे हम लोग? क्लोज लूप में हम लोग एक कंसेंट्रिक सर्कल में से एक गॉसियन एम्पीरियन लूप बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा क्लोज लूप एक होगा कंसेंट्रिक के हिसाब से। और इसमें हम लोग बोलेंगे ये हो गया वायर हमारा। ठीक है, करंट आई जा रहा। ओके, तो यहां से ये डिस्टेंस r है मान लीजिए। तो अब उस एग्जैक्ट जो हमारा एम्पीरियन लूप जो हम लोग लिए हैं उसमें किसी पॉइंट P पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग इस राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हैंड रखें और रोटेट किए तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में है। ठीक है, dl लेंथ लेते हैं, स्मॉल लेंथ, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग closed loop equal to the mu naught times the algebraic sum of current। mu naught times the algebraic sum means ये जो है वो इंटीग्रल ऑफ टोटल लाइन का हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो mu naught टाइम्स हो जाएगा हमारा टोटल करंट ऑफ द वायर, जिस वायर में हमारा करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब इसको हम लोग अगर प्रूफ में देखें तो B डॉट dl अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r, r हो गया डिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखते हैं B डॉट dl कैलकुलेट करते हैं, B डॉट dl को कैलकुलेट करना है। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है? क्लोज लूप हम लोग ले रहे हैं, एंगल हो गया दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो B dl cos 0 डिग्री हो गया, जिसकी वैल्यू आई B इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl हो गया टोटल लेंथ, टोटल लेंथ हमारा 2 पाई r, और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl का टोटल लेंथ हो जाएगा सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द लूप 2 पाई r। ठीक है, ये जो हम लोग एम्पीरियन लूप ले लिए हैं, एम्पीरियन लूप, उसके अकॉर्डिंग dl लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल लेंथ तो पेरीमीटर होगा, दैट इज 2 पाई r। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 2r 4 पाई और 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाता है ये म्यू नॉट I, जो कि एम्पेयर्स लॉ को डिफाइन करता है कि V डॉट dl इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप गिव्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ठीक है, तो ये था आपका एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, जिसमें बोला गया है कि ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं माना जाता है। ठीक, कुछ इसके भी बाउंडेशन है, जैसे ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, उसी तरह एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है
एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। अब एम्पेयर्स लॉ के एप्लीकेशन में आए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बोला जाए कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, सेम कंडीशन आ जाता है कि कोई एक वायर है और उसमें करंट आई पास कर रहा होगा, तो उसके सराउंडिंग में एक लूप, कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का एक इंपीरियल लूप ले लेते हैं। ठीक है, अब इस लूप के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें तो फिर से वही आर डिस्टेंस हो जाता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, स्मॉल लेंथ डीएल ले लिए, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, क्योंकि डीएल भी कर्व है तो टेंजेंशियल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल जाएगा। ओके, तो यहां पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का जब हम लोग यूज करते हैं तो बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्लोज लूप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0 डिग्री। डी को सॉल्व किया जाए, साइड करें अगर, तो सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन होगा, डीएल का इंटीग्रेशन हम लोग एल लेंगे। ठीक है, लेंथ। अब यहां पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूजिंग एम्पियर लॉ क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बी डॉट डीएल में बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि बी डॉट डीएल का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा। नाउ B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई एल, एल हो गया लेंथ ऑफ दिस इंपीरियल लूप, इंपीरियल लूप के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे ये हो गया म्यू नॉट बाई आई बाई लेंथ हो गया 2 पाई आर, और अब इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये फॉर्म कर जाएगा B इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू 2 4 पाई और 2 इंटू आई इंटू 2 आई बाई आर। सो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग वायर। ओके, आर डिस्टेंस के लिए, किसी भी आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो करंट आई वाले वायर के केस में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में हम लोग देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह होता है। अगर आप किसी लूप करंट कैरिंग वायर को, लूप को अगर नंबर ऑफ टर्न्स को एक साथ रखते हो तो ये फॉर्म कर जाता है एक सोलेनॉइड। ठीक है, जिसमें करंट आई जा रहा होगा। ठीक है, अब बोला गया कि इसमें जो इच टर्न है, अरे हर एक सिंगल टर्न्स की बात करें तो हर एक सिंगल टर्न्स में करंट इस तरह से फ्लो करते हुए आउट हो रहा है करंट का डायरेक्शन। तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टॉप पे आउट हो रहा है, पेपर पे परपेंडिकुलरली आउट होगा, और एक अदर साइड में परपेंडिकुलरली इन हो रहा होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट ले लेते हैं, मींस डॉट हम लोगों ने क्या बोला था, पेपर से परपेंडिकुलरली आउट के लिए। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक, ये हो गया क्रॉस, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलरली इन हो रहा होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू तो फॉर्म करेगा, ये सारा स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके थ्रू एक लार्ज मैग्नेट इफेक्ट देगा। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म कर रहा है सोलेनॉइड के केस में, तो वो
इस तरीके का हो, मीन्स फर्स्ट अपर पार्ट, ठीक है। सेंटर पे पहले हम लोग इधर, नेक्स्ट इनवर्ड है, तो इसमें करंट का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हम्म, हाँ ठीक है। इस तरीके से, तो ये बॉटम पार्ट का हो गया, ठीक है। क्रॉस वाला पार्ट के लिए, और ये डॉट के लिए हो गया। इनसाइड द सोलेनॉइड अगर बात करें तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा, पैरेलल, ठीक है। तो सेम आपका मैग्नेट की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा, ओके। अब इस सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग एक हो गया इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा, पैरेलल। तो इनसाइड दी सोलेनॉइड एक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, आउटसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, एंड ऑफ दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तीन कंडीशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें सोलेनॉइड के केस में, देखो एक तो आपका अपर पार्ट हम लोग ले लेते हैं जो डॉट शो कर रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रहा है, ठीक। और एक हम लोग ले लेते हैं क्रॉस, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इन हो रहा होगा, ठीक है। सोलेनॉइड का पार्ट में सेंटर पे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले लेते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक इंपीरियल लूप एक उठाए, जिसको हम लोग हाफ पार्ट आउटसाइड रखते हैं, कुछ पार्ट इनसाइड रख रहे हैं, और एक इस तरह का लूप को रखते हैं, ठीक है। और इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके। अब क्या होगा, इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। अब एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो हमारा बी डॉट डीएल है क्लोज लूप का, ये कंप्लीटली म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होना चाहिए, टोटल करंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बोला जाए लाइन इंटीग्रल बोला गया है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, सो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल लेते हैं क्लोज लूप के लिए, तो हम लोग बोले लाइन इंटीग्रल में ये अलग अलग पार्ट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लाइन का, वायर का, लूप का, तो हम लोग बोलेंगे ये ए टू बी डिफरेंट शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, प्लस अदर पार्ट के लिए फिर बी टू सी हम लोग लेंगे बी डॉट डी एल, प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल, प्लस डी टू ए अगेन बी डॉट डी एल। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है बी डॉट डीएल में, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में। अगर यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ, अगर हम लोग ये लेंथ ले लेते हैं, वर्टिकल को हम लोग लेंथ ले लेते हैं एल, और इसको हम लोग ब्रेथ लेंथ
बी ले लेते हैं, टोटल ए टू बी का डिस्टेंस बी है, सेम पैरेलल डी से होगा। सो अलग अलग केस के अकॉर्डिंग बात करें, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा लेंथ एल है, बी की जो डायरेक्शन होगी वो लेंथ टोटल बी हो गया, क्या हो जाएगा बी डॉट डीएल कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ए बी लेंथ की डायरेक्शन भी उसी में है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी टू डीएल लेते हैं, तो ये ए टू बी के लिए बी टू सी बी डीएल कॉस। अब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, लिखिए लेंथ यहाँ ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया cos 90 प्लस सी टू डी लेते हैं। तो सी टू डी जब जाएंगे तो आउटसाइड में बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड का बहुत वीक होता है, इसलिए हम लोग आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर 0 सी टू डी के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये पार्ट को हम लोग कंप्लीटली 0 कंसीडर करेंगे, बी डॉट डी एल बिटवीन सी टू डी प्लस बी टू डी टू ए। अगर हम लोग बात करें तो फिर लाइन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिर यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये हो गया डी टू ए के लिए बी डी एल कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये cos 90 0 और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है सी टू डी, तो ये भी 0 बच गया, बी डीएल cos 0 डिग्री, जिसका वैल्यू आ जाएगा हमारा बी डीएल, और डीएल का लेंथ अगर बी है, टोटल ए टू बी हम लोग गए तो ए टू बी का लेंथ बी है, तो हम लोग बोलेंगे बी डॉट डीएल जो आया वो हमारा आया टोटल केस में वो बी इंटू डीएल लेंथ बी ले लिए, ठीक है। जो आपका किसके इक्वल होगा, जो आपका इक्वल हो जाएगा एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ। अब अगर लगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये तो था आपका बी डॉट डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करना, बट एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे तो बोला गया है एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ में बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी डॉट डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ओके। अब एन नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पर हमारा टोटल करंट ऑफ द लूप, लूप में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है। सो जो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट एन हम लोग लेते हैं, जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमारा टोटल करंट हो जाएगा एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, सोलेनॉइड में। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट एन आई बाई डी, और B इज इक्वल टू यूनिट लेंथ लेते हैं अगर हम लोग, तो ये 1 हो जाएगा, लेट B इज इक्वल टू 1 फॉर यूनिट लेंथ, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड हो जाएगा P पॉइंट पर, अगर ये ए बी लेंथ है P पॉइंट पे, तो पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग निकालें, पर यूनिट लेंथ के लिए, अगर पर यूनिट लेंथ नहीं होता तो B पर हम लोग रखते, ठीक है। तो अब है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अगर देखें तो n हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
सो म्यू नॉट एन आई बाई एल टोटल लेंथ हो जाएगा ऑफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड के लिए। क्या है रिलेशन हमारा? रिलेशन आ गया V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई where n is number of turns per unit length and B is equals to mu naught n I by n, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा यहां पर है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अब देखो, अगर हम दो वायर लें और दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम ले लेते हैं, एक में करंट I1 जा रहा होगा, एक में करंट I2 जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी वायर में करंट जाएगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड में ये रेंज में अगर आ गया, ये डिस्टेंस हम लोग R ले लेते हैं, तो इससे एम्पीरियन लूप बनेगा इसका। और सेकेंड वायर के लिए अगर ले तो इससे R डिस्टेंस पर अगर हम लोग आए तो इसके थ्रू अपना ये एम्पीरियन लूप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो पहले यहां पर हम लोग देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अगर करंट I है तो फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउट हो रहा होगा। ठीक है, इधर ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और डीएल की डायरेक्शन वो भी इसी डायरेक्शन में हम लोग ले लेंगे डीएल। तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्ट्रेट वायर के लिए? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? 1 फर्स्ट के लिए है तो B1 होगा मैग्नेटिक फील्ड। सो B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई आर। ठीक है, सिमिलरली B2 की बात करेंगे तो B2 भी हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I2 बाई R हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स की बात करें तो अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए तो बोला गया है कि जिस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज कीजिए। फोर्स फील्ड करंट के लिए फोर्स हो गया, फील्ड हो गया, करंट हो गया। तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग रखते हैं और फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो फर्स्ट वाला के लिए हम लोग अगर बात करें तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा टुवर्ड्स दी वायर। ठीक है, किधर लग रहा? टुवर्ड्स दी वायर। F1 इस पे अप्लाई होगा सेकेंड वायर पे। ठीक, और F2 सेकेंड वायर फोर्स फील करेगा टुवर्ड्स दी फर्स्ट वायर के करंट की तरफ। ठीक है, तो करंट इधर हो गया, देखो करंट, फील्ड और ये हो गया हमारा फोर्स इनसाइड आएगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है? सो F इज इक्वल टू आई एल बी। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, L क्रॉस B के बीच में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो L क्रॉस B की वैल्यू हमारा sin 90 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करंट कौन सा? अगर हम फर्स्ट फोर्स की बात करें तो करंट जो है आपका फर्स्ट फोर्स जो फील कर रहा है ये I2 करंट के थ्रू। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाला है और लेंथ हम लोग पर यूनिट लेंथ के लिए ले रहे हैं, तो फिर हम लोग लेंथ अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे? लेंथ की वैल्यू 1 यूनिट लेंथ के लिए। सो हमारा F1 की वैल्यू हो गई, B1 का वैल्यू हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई R इंटू I2 इंटू L हो गया हमारा 1। ठीक है,
सो F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। ये हो जाएगा F1 की वैल्यू। ये हो गया फोर्स एक्ट ऑन फर्स्ट वायर में जो फोर्स लग रहा है। अब सेकेंड वायर में जो फोर्स लगेगा F2, तो उसके लिए हम लोग सेकेंड वायर को अगर लेते हैं तो F2 इज इक्वल टू BIL भी अगर हम लोग बोले, सो B हो गया हमारा सेकेंड, I हो गया फर्स्ट। ठीक, क्योंकि फर्स्ट वायर में सेकेंड फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो B2 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड, करंट फर्स्ट। तो V2 हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I2 बाई R इंटू I1 इंटू 1। ठीक है, सो यहां से ये आ जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R, ये F2। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल, बट अपोजिट एंड दे आर टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे टुवर्ड्स ईच अदर होगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम लोग बात करें तो दोनों फोर्स एक दूसरे को, दोनों वायर का करंट का डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो फोर्स की वैल्यू होगी वो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन अगर आपने चेंज किया तो बोला जाएगा कि एक में करंट का फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट में आपका जो करंट का डायरेक्शन है यहाँ पर F1 अगर इस डायरेक्शन में है, मीन्स उस केस में क्या होगा, जब हमारा टू वायर, यहाँ टू स्ट्रेट वायर लेते हैं, करंट एक में I1 जा रहा है, एक में I2 आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो इंपीरियल लूप तो हम लोग लेंगे I1 के थ्रू, और I2 के थ्रू भी हम लोग लूप लेंगे। ठीक है, सो अब मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, एक में लगेगा इस डायरेक्शन में आउटवर्ड F2, और F1 पे इस डायरेक्शन में, तो दे आर रिपेल ईच अदर। वैल्यू वही होगा, वैल्यू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारा टॉपिक, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप ऑफ कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेते हैं, ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग लूप हम लोग लेकर के आते हैं, करंट कैरिंग लूप A B C D। अब क्या है, इस लूप में लेंथ रेक्टेंगुलर है, ये L ले लिए, और ये ब्रेथ जो होगा हमारा B ले लिए। ठीक है, करंट इसमें पास हो रहा है I, इस तरह से। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा इस डायरेक्शन में। अब इस लूप के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, सो हमारा मैग्नेटिक फील्ड करंट क्या बोला गया है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बोला गया मैग्नेटिक फील्ड करंट जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आप हैंड को रखिए और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कीजिएगा, फिंगर्स को बैंड करते हैं, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो फोर्स हमारा B टू C के लिए अगर देखोगे तो करंट इधर है, फोर्स इधर है, फील्ड आपका इस साइड आ रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो आउटसाइड होगा। ठीक, करंट फील्ड फोर्स, करंट
फील्ड फोर्स। सो इसमें हमारा फोर्स जो होगा वो उस डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ए बी लेंथ के लिए अगर लेते हैं करंट फील्ड फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर इसका वाई एक्सिस हम लोग ले तो ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये एक अपवर्ड हो जाएगा। तो हम लोग अगर नेमिंग करते हैं तो F1 F2 F3 और F4 कर देते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो दोनों F1 और F2 और F4 जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। बट F1 और F3 को अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह का होगा कि ये कॉइल को रोटेट करा रहा होगा, टर्न करा रहा होगा, तो ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू फोर्स F1 और F3, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट में। ओके, सो अभी क्या है यहाँ पर F1 और F2 का वैल्यू जो अगर हम लोग देखें विल साइन थीटा होता है, और थीटा यहाँ पर अगर हम लोग देखें L और B के बीच में तो यहाँ तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है F1 और B के बीच में एंगल। तो थीटा अगर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है तो ये हो गया PIL, ठीक है। और F2 अगर हम लोग बात करें सो F2 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें कर लेंथ जो होगा वायर का वो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है। सो ये ब्रेथ की B साइन 90 डिग्री। F3 आपका F1 के इक्वल हो जाएगा BIL, क्योंकि टोटल लेंथ L है। F4 आपका F2 के इक्वल BI इंटू B लेंथ B। तो F2 और F4 आपका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू F4 कैंसिल्ड टू ईच अदर। इम्पैक्ट जो है लूप में वो आपका इम्पैक्ट नहीं देगा, तो बच गया F1 और F2, जिसके चलते क्या होगा, जो हमारा कॉइल है वो रोटेट करेगा। तो जब कोई भी चीज रोटेशनल मोशन में आएगा तो उसमें आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क के लिए क्या रिलेशन बोला गया, टॉर्क के लिए बोला गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स क्या है, फोर्स है विल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो तो ये अगर B है हाइपोटेनस हो जाता है, थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। सो उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ जो हमारा है ये B साइन थीटा आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया B साइन थीटा, ठीक है। अब B साइन थीटा के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर ये BI लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ इनटू ब्रेथ इस कंप्लीट लूप का हमारा एरिया फॉर्म कर जाता है। तो हम लोग इसको एरिया A ले रहे हैं, A साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये जो टॉर्क इज इक्वल टू BIA आया साइन थीटा, ओके। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लेते हैं तो ये NIA साइन थीटा हो जाता है। तो सिंस यहाँ पर जो NIA है ये हमारा M हो जाता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे डायपोल मोमेंट होता है वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक का अपना डायपोल मोमेंट के फॉर्म में आ जाता है। सो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा हो गया। NIA को हम लोग M बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। सो
वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखें तो ये m क्रॉस b हो जाएगा, क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। सो किसी भी लूप में, कोई भी लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो रोटेट करेगा, तो उसमें टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, हमारा कोई भी डाइपोल मोमेंट जब किसी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो भी रोटेट करने लगेगा, तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो क्या रिलेशन था, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा था ना, जहां पे हम लोग बोले थे पी क्रॉस ई वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल टू। सेम यहां पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, सो आई होप कि आप लोगों को मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।